नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रौदगी आज आपके समक्ष उपस्थित हूं पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रौदगी के नए एपिसोड के साथ। आपने हमारे शो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। और आज इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि नए और शानदार लोगों से आपकी पॉडकास्ट में मीटिंग कराते रहें, बातें कराते रहें, आप उनसे सुनते और सीखते समझते रहें। एक ऐसा युवा चेहरा जिसके लोग दीवाने हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे समझना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। एक ऐसा चेहरा जो हंसते हुए बात करते हैं और हंसते हंसते वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। एक बिजनेस कोच हैं, सेल्स के कोच हैं और उसके अलावा माइंडसेट कोच हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन वो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं और नाम है शिव अरोड़ा। शिव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा बरस रही है, सब आनंद में है। बहुत बढ़िया। तो आज बहुत समय बाद आपने पॉडकास्ट के लिए समय निकाला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका आपने दिया अपने इस बिजनेस टॉक्स विद आशीष रौदगी में आने के लिए। हाँ, हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बट बिकॉज हो नहीं पा रहा था। हाँ, आप कभी आपका शेड्यूल बिजी है, कभी मैं एंगेज हूँ, तो राइट। तो शिव जी, करें क्वेश्चन स्टार्ट? बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे है जी कि आप अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा सा अपना पूरा परिचय के साथ हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं। जी। जैसा कि आशीष जी ने बताया, नाम शिव अरोड़ा, एक छोटे शहर में पला बड़ा, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू हुई धनबाद, झारखंड, जो कि पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। और एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत कम उम्र में ही एक बिज़नेस फैमिली वाले बच्चे को बिज़नेस में एंगेज कर दिया जाता है। बोलते हैं ना, बनिया का बच्चा बनिया बनेगा, तभी व्यापार की समझ है आपको। तो मतलब ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं एक बनिया फैमिली में कि व्हाट चॉइस यू हैव, नो यू हैव टू हैंडल द बिजनेस ऑफ योर फादर, ऐसा होते आ रहा है। तो क्लास 3 वो समय था, उम्र 11 वर्ष थी, जब पिताजी ने पहली बार मुझे चाबी लेके दुकान भेजा कि बेटा जाओ संभालो, खोलनी है तुझे, खोलनी है, चाचा बाहर गए हुए हैं। ओके। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी, वेरी फैसिनेटेड कि अब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, बिकॉज हम बच्चा हमेशा मार्केट जाना चाहता है, बिकॉज मार्केट जाएगा तो उसको कुछ खरीदने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। बट आई वॉजंट नोइंग कि वो मैं एक ऐसे ट्रैप में जा रहा हूँ जहाँ से निकलने के लिए मेरे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। एंड समहाउ आई हैंडल्ड द शॉप वेरी वेल। वहाँ 2 शॉप्स थी, तो ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, पापा ने देख लिया कि ये संभाल लेता है। तो उसके बाद मैं एक ऐसे ट्रैप में फंसा कि एवरी सैटरडे संडे, एवरी पूजा वेकेशन, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, आई हैव टू बी इन माई शॉप। तो पहले तो बहुत मज़ा आता था, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स ना मेरे को लगा ये मैंने गलत पंगा ले लिया, बिकॉज माई फ्रेंड्स वेर प्लेइंग मारियो, क्रिकेट, एंड आई एम इन द शॉप। बहुत बढ़िया। तो यात्रा यहाँ से शुरू हुई, ग्रेजुएशन में आया, एंड someone showed me the plan of a direct selling. डायरेक्ट सेलिंग, वाह, हमारी इंडस्ट्री। तो वो प्लान देखने के बाद आई वॉज लाइक वेरी मच फैसिनेटेड कि यार ये गजब की इंडस्ट्री है। बट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये मेरे लिए स्केप प्लान हो सकता है ना, और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। बिकॉज आफ्टर माई स्कूलिंग 12th आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट, मतलब बाहर जाके पढ़ने की इच्छा थी। बट इसमें मैं ब्लेम नहीं करूँगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे अंदर में भी उतनी करेज नहीं थी, होम सिकनेस वाला बच्चा रहा। तो पापा ने बोला कि क्या करेगा बाहर जाके, यहाँ दुकान संभाल और यहीं से पढ़ाई कर। तो अब जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि मेरा भविष्य एकदम डार्क है, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं, एक छोटा शहर में क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग दिखी तो मुझे लगा कि दिस कैन बी द वे। छोटा शहर, बड़े सपने। हाँ, एंड इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो एक्चुअली 1 दशक जो इस इंडस्ट्री में बताया, उसने मेरे ना केवल ड्रीम्स को बड़ा किया, बल्कि बहुत कुछ सीखा। एक ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही थी बिजनेस की, सेल्स की, नो, अपने शॉप में, अपने फादर्स के बिजनेस में। लेकिन उसके बाद जो एक रियल लाइफ एक्सपोजर होता है, जब आप बाहर किसी से बात करते हैं, बाहर शहर में जाते हैं। आई ट्रेवल टू लाइक मोर देन 30-35 सिटीज़, आई हैड माई नेटवर्क इन दो सिटीज़। ट्रैवल करना, तो ये सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट सेलिंग से सीखी। उसके बाद अपनी एक यात्रा
15 आई थिंक स्टार्टेड विथ लाइक काउंसलिंग। शुरुआत की काउंसलिंग से। मैं लोगों को सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये बताता था, विदाउट एनी लाइक ट्रेनिंग फ्रॉम एनी पर्सन। क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी जब सीक्रेट आई थी, तो उसने एक ऐसी जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा की कि मैंने इस विषय से रिलेटेड जितनी किताबें हैं, आप लुई हे की बात करो, आप डॉक्टर वेन डायर की बात करो, आप दीपक चोपड़ा की बात करो, मैं सबको पढ़ गया। और उसके बाद मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, तो चीज़ें वर्क ऑन करने लगी। और जब मैं लोगों को 2015 में काउंसलिंग करना चालू किया, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग चल रही है अभी आजकल, मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा वायरल काइंड ऑफ स्टफ पैसा कमा रहे हैं। हाँ, इन बोथ द वेज बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो मैं 2015 में, यू वोंट बिलीव डॉक्टर साहब, मैं एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाता था, 30 डेज की ट्रेनिंग दिया करता था, एंड आई यूज्ड टू गेट मैजिकल रिस्पॉन्स। वंडरफुल। उसके बाद धीरे मतलब उसके बाद एक ब्रेक आया, मतलब जर्नी में मेरे पिताजी का देहांत हो गया 2016, और मैं सब चीज़ों से कट ऑफ हो गया। 2017 आई वेंट टू विपश्यना टू, मतलब मेरी तलाश मेडिटेशन को लेके हमेशा से थी। तो आई वॉज इन टू आर्ट ऑफ लिविंग, आई वॉज इन टू ब्रह्म कुमारीज, बट मुझे लगा कि विपश्यना में जाने के बाद मुझे जो चीज़ मैं खोज रहा था शायद वो मुझे मिल गई। एंड फिर मेरी एक असल यात्रा यहाँ 2017 ऑनवर्ड शुरू हुई। फिर उसके बाद हमें कुछ कॉरपोरेट से, कुछ डायरेक्ट सेलिंग से अपॉर्चुनिटीज़ मिली ट्रेनिंग की, और धीरे 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 यात्रा चलती रही। और आज वी आर इनटू लाइक बिजनेस कोचिंग, मेंटरिंग, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसी लाइफ चल रही है। ये बड़ा अच्छा मुझे शब्द लगा, मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ जी। और मैं इसे थोड़ा सा बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल। मोटिवेशन वर्क्स व्हेन द स्किल सेट इज देयर। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में खास तौर से ऐसा हो रहा है कि एक नया व्यक्ति आया, उसे बोला जा रहा है कि तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। ये उसी तरह है कि एक बच्चे को तैरना नहीं आता है, उसे किसी ने तैरना भी नहीं सिखाया और उसे कहा तू पानी में कूद जा, ठीक है। मोटिवेशन वाले ने दे दिया लेकिन वो मरेगा, उसका मरना तय है। बहुत आसान बोले, आपने एक सूट का कपड़ा लिया, दर्जी के यहाँ नया है, आप उसे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से भी ट्रेनिंग दिलवा दें, तब भी वो अच्छा सूट नहीं सिल पाएगा क्योंकि उसे सिलना नहीं आता। तो मैं ये बोलता हूँ दो तरह के ट्रेनर होते हैं, एक माइंडसेट ट्रेनर और एक स्किल सेट ट्रेनर। आपकी बातों से और जो मैंने अभी जितना मैं आपको जानता हूँ, आप दोनों तरह के ट्रेनर हैं और शानदार ट्रेनर हैं। बट आपका प्यार क्या है, स्किल सेट और माइंड सेट? मैं मोटिवेशन पे पहले बात करूंगा डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है यहाँ पर। द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स मूव। ना मोटिव, वर्ड्स मोटिवेशन अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये आता है मोटिव से। मोटिव मीन्स पर्पस। सो ये जो शब्द है मोटिवेशनल स्पीकर, जो इसका जॉब है एक मोटिवेशनल स्पीकर का, किसी को उसका पर्पस फाइंड करने में उसकी मदद करना है ना। बट दिस वर्ड हैज़ बिकम टॉक्सिक बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न यू आर टॉकिंग, कि हम ज़बरदस्ती किसी को वो चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। मान लो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, आप तैयारी कर रहे हो, और बार बार मैं आपको यही बोलूँ कि नहीं आशीष साहब होगा, करते रहो। Maybe you have meant for something else, something big, something better. So the word motivation has मतलब became toxic just because of thing कि जो लोग motivational speaker बनना चाहते हैं या इसमें अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं, वो केवल इस बात से इस वर्ड को रिजेंबल करते हैं कि हमें केवल प्रेरित करना है। Right. Now, but a job of a motivational speaker to help a person to find himself. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं स्किल सेट ट्रेनर हूँ या मैं माइंड सेट ट्रेनर हूँ, तो जस्ट बिकॉज कि मैं इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा रहा, हम यहाँ पर सब कुछ करते हैं नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग। सो जो मैंने सिलेबस, करिकुलम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए डिज़ाइन किए, इन दैट प्रोसेस मैंने एक पूरा सिलेबस तैयार किया
जिसमें माइंडसेट भी आता है, Skill जिसमें set भी- स्किल सेट set भी भी आता आता है। है। मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है आर्ट ऑफ सेलिंग। मैं फिर परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, और सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस एक्सरसाइजेज आ रही हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही हैं, नो माइंडसेट के अंदर में, नो रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, हम डेली हैबिट्स पे काम कैसे करते हैं। सेल्स इज समथिंग अ रियल लाइफ एक्सपोजर जो मेरा रहा, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। सो आई एम ब्लेस्ड, मेरे क्लाइंट्स मुझे ऐसा कहते हैं कि यू आर, मतलब हमारे लिए आप रविंद्र जडेजा टाइप हो। ठीक है, तो इट्स गोइंग, हाँ अच्छा, कोशिश है, प्रयास है। जब भी मौका मिले जिस चीज़ के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करें। दिस इज अ जॉब ऑफ वंडरफुल। ट्रेनर। आप ठीक कह रहे हैं। श्री 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 रविशंकर जी का भी एक कोट है कि दुनिया में सबसे महान काम है लोगों को प्रेरित करना, लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना। बिल्कुल। तो ये काम आप कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे ये प्रेरणा मिली थी स्वामी विवेकानंद जी के कोट से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो जब मैंने शुरू किया था, तो एंड खास तौर पे एक छोटे से शहर में, तो ये कोई प्रोफेशन होता भी है कि नहीं, इस पे सवाल उठे थे। ये कोई प्रोफेशन है, तेरे को लोग सुनने के लिए पैसा देंगे? पीपल स्टिल इन माई टाउन ऐसा बिहेव करते हैं कि मैं काइंड ऑफ मैं प्रवचन करता हूँ, या मैं राइट। तो इट इज़ नॉट, ये प्रवचन करने या ये केवल बोलने का काम नहीं है, बट आज की जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, आज हमें बहुत सारे कोचेस की ज़रूरत है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ कोचेस, बहुत सारे। परफेक्ट। कोचिंग इंडस्ट्री पे आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड भी है और उससे अलग भी है। आजकल हम लोग सारा कुछ सीखते हैं, समझते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री में जब बात होती है तो बात होती है कि यू शुड आइडेंटिफाई योर नीच, योर माइक्रो नीच। और मैंने देखा कोचेस एक ट्रेमेंडस अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। आपने जैसे बोला कि कोचेस की ज़रूरत है। मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैंने शुरू से ये कहा कि इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है एक बहुत बिल्कुल सिस्टमेटिक एजुकेशन की, दैट शुड बी पेड, एक अच्छे पेड। क्योंकि कुछ लोगों ने कोर्सेज बना के बेचे लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग्स देती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड देती। क्या जो हम डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन दे रहे हैं और ज़्यादातर फ्री दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये फ्री बीज बांटना बंद होना चाहिए अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग को ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है। डेफिनेटली सर, मतलब देर आर नो फ्री लंचेस, मतलब दिस इज़ अ वेरी ओल्ड सेइंग एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सेइंग। जब हम फ्री में कोई चीज़ लेते हैं तो हम एक्चुअल में उसकी चीज़ वैल्यू नहीं करते। राइट। आई बिलीव देर आर लॉट ऑफ वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे कोचेस ने बहुत सारी वैल्यू डाली हुई है, स्टिल पीपल आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। लोग बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो फ्री में अवेलेबल है, नंबर 1। ठीक है, तो जब आप पे करते हैं तो नो आपके अंदर से एक दर्द भी होता है कि यार मैंने पैसा दिया है तो मैं सीखूं, है ना। तो एक सीखने की ललक, फियर ऑफ लूजिंग, एग्जैक्टली दैट शुड बी देयर। और जब आप पैसे लगाएंगे आप सीखेंगे ही नहीं, आप जब सीखेंगे तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट, है ना। जब हमको फ्री में मिल रहा होता है, मतलब लॉट ऑफ कोचेस, इवन मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग यूट्यूब के माध्यम से फ्री में करने की कोशिश की थी, तो मैंने देखा कि कई लोग बोल रहे हैं कि सर हाँ आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग थी, मैंने 3 दिन किया था सर, बहुत अच्छा लगा। अरे जब अच्छा लगा तो 10 दिन क्यों नहीं किया? पूरा क्यों नहीं किया? पूरा क्यों नहीं किया? तो अ डिसिप्लिन कम्स व्हेन यू पे फॉर द ट्रेनिंग। सो वो डिसिप्लिन एक्चुअली आपको बेनिफिट करता है। वंडरफुल। तो अब चलते हैं कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ। हाँ जी। क्योंकि आजकल कोचिंग इंडस्ट्री में लोग पैसा बना नहीं रहे, पैसा छाप रहे हैं। सच बोल रहा हूँ? हाँ है बिल्कुल ना। और आपने बोला इस देश को कोचेस की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो आप जैसे कोचेस की ज़रूरत है। ठीक है, यंग, डायनामिक, और जो लोगों के अंदर एनर्जी भी भर सके और उन्हें स्किल्ड भी बना सके। जी।
सबसे पहले तो आपका नीच और माइक्रो नीच क्या रहेगा? डॉक्टर साहब मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये नीश वाला सब्जेक्ट है ना, ये यूट्यूब जनरेशन के बाद बाहर निकला, बाहर आया है। ठीक है। क्यों बिकॉज देर लोग चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, या आप बोलो स्पेसिफिकली जाने जाने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। हाँ, जाने जाने के लिए Right. ये चीज़ यूज़ होने लगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब में सर्च करते हैं तो देर आर मेनी मोटिवेशनल स्पीकर, बट अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो देर इज़ अ पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन कोच। अगर आपको सेल्स के विषय में कुछ जानना है तो देर इज़ अ पर्टिकुलर सेल्स कोच। बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देर आर कोचेज हु आर डूइंग एवरीथिंग राइट। नाउ, हु आर एक्सपीरियंस्ड, जो 15-17 साल से ये काम कर रहे हैं, दे आर टीचिंग एवरीथिंग। सो आप जिस तरह से अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे, आप जिस तरह से लोगों को वैल्यू देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, वैसा आपका नो ऑडियंस बन जाएगा। सो माई नीश और माई सुपर मैक्रो और माइक्रो नीश कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। I just teach, no? I teach on mindset, I teach on sales, I teach public speaking. अब मेरे को YouTube में ऑडियंस या मासेस ऐसे नहीं खोजना पड़ता, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाई अप्स विद द कॉर्पोरेट्स, तो ऐसा हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग सोशल मीडिया, हमारी टीम आके बोलती है कि सर स्पेसिफिक हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो माई टेक इज डिफरेंट। हम लोग आज के ट्रेंड के हिसाब से नहीं जाएंगे। इफ आई नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, आई विल टॉक ऑन मैनिफेस्टेशन। इफ आई नो ऑन सेल्स, आई विल टॉक ऑन सेल्स। जिसको अच्छा लगेगा सुनेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं सुनेंगे। नहीं That's it. सुनेंगे। वंडरफुल। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं शिव अरोड़ा जी से कहूँ कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में बोलो तो वो बता सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बता सकते हैं, सेल्स के बारे में भी बता सकते हैं। मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने प्रैक्टिस किया, सीखा। हाँ, जो मैंने सीखा, पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स मुझे मिले, मैं उस अनुभव को ही लोगों को सिखाता हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न, मतलब मैं जिस भी क्लाइंट के लिए मीटिंग करने जाता हूँ, मतलब मीटिंग तो एक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन फिर हमारा कोलैबोरेशन 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसा ही होता है। वंडरफुल। तो पैसे के अलावा, पैसा तो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जो आपका मोटिवेशन बन सकता है। पैसे के अलावा आपका मोटिवेशनल स्पीकर बनने के पीछे का मोटिवेशन क्या है? मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो अगर पैसा किसी का मोटिवेशन रहता है इस कोचिंग इंडस्ट्री में आने का, तो वो आने के पहले ही फेलियर है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज कोचिंग इंडस्ट्री जो आपको बाहर से दिख रही है कि बहुत पैसा है, तो सिर्फ बहुत पैसा नहीं है, यहाँ पे भी उतना ही संघर्ष है जितना किसी और फील्ड में है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर में क्या कंट्रीब्यूशन करने की इंटेंशन है, आप क्या कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं अगर आपको पैसा नहीं भी मिले। अगर है तो आपको सफलता मिलेगी। राइट। बिकॉज अगर आप कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं, अगर आप लोगों को वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर आप इस पर्पज से काम कर रहे हैं कि पहले मुझे मिलेगा क्या, तो यू माइट हैव टू फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल। राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू एक माइंडसेट क्लियर रखना होगा कि मैं देने के भाव से आ रहा हूँ, बिकॉज ये इंडस्ट्री आपको बहुत टेस्ट करती है। मैंने एक 2017 के आसपास एक सेशन किया था जिसमें मैं कॉलेज में गया था। वहाँ पे सेशन था, वो रैंडम सेशन हुआ था क्योंकि मैं जब गया था तो किसी और पर्पस से गया था, बट उन्होंने कहा कि हमारा एक सेशन चल रहा है और आप 15 से 20 मिनट वहाँ बच्चों को बोल पाएँ। तो वो सेशन मैंने लिया और वो रैंडम सेशन था, कुछ तैयार नहीं था, तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप प्लस हैप्पीनेस पे वो सेशन लिया था। लेकिन आज भी उन बच्चों के कई बार मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं, क्योंकि वो उस समय स्टूडेंट्स थे, बाद में वो लाइफ में आए, उन्होंने जॉब्स चालू की। वो बताते हैं कि उन्हें उस सेशन से क्या अच्छा लगा।
आज तक वहाँ से उन बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं कि सर वो हमने ट्रेनिंग करी थी, आप हमारी ट्रेनिंग्स वो दोबारा याद दिला दीजिए। कुछ भी उस ट्रेनिंग से लेके मात्र 15 या 20 मिनट में। दिस इज व्हाट कोचिंग इंडस्ट्री इज। ये राइट, तो यही मैं एग्जैक्टली कहना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में वो रह जाए, वो ज़्यादा है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री वही है कि एक बच्चे के मन में छाप पड़ गई कि आपने जो उसे सिखाया, समझाया। तो इस पे ये थोड़ी सी और बातें करते हैं पैसे बनाने के बारे में। बिल्कुल। है ना, कि आजकल मैं देखता हूँ पॉडकास्ट, मितेश खत्री जी का मैं पॉडकास्ट देख रहा था कोच BSR के साथ। तो उसमें उन्होंने जो बताया, उन्होंने अपनी अर्निंग बताई एक महीने की, जिसमें बताया कि 10 करोड़ रुपए महीना विद अ प्रॉफिट ऑफ 90%। जी। तो मैं सोच रहा, मैं कहा यार ये तो बहुत शानदार है, इतनी अच्छी अर्निंग ये व्यक्ति ले रहे हैं, और बहुत ही प्योर उन्होंने वो पूरा हाँ, था। ये सब very pure उन्होंने soul। अपनी लाइफ जो बताई, अपने जो प्लस एंड माइनस थे, बड़े सिंपली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी ईमानदारी से मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ को बोल नहीं सकता। जी। ठीक है, बट उन्होंने बोली और बहुत अच्छा मुझे लगा। वहाँ पे एक पॉइंट और था जो उन्होंने बोला, और आपने भी शायद नोटिस किया था और मैंने भी किया था, कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने अपनी सेल्फ एजुकेशन पे जी। एक कोर्स लिया। कुछ काफ़ी सारे वो खर्चा करते रहते हैं, बट वो कोर्स की कीमत 2.5 करोड़ रुपए थी। जी। रसेल ब्रंसन का सेल्स का कोर्स। जी। तो ये इन्वेस्टमेंट, जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, उसकी क्या वैल्यू है? सर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम आउटसाइड कि 10 CR मितेश खत्री इज मेकिंग फ्रॉम दिस कोचिंग इंडस्ट्री राइट नाउ पर मंथ। पर मंथ। तो पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मितेश खत्री इज नॉट समवन जो आज आए और आज पैसा बनाने लगे। राइट। नाउ एंड हिज इंटेंशन इज लाइक टुडे आल्सो इज नॉट ऑन हिज फोकस ऑन मेकिंग मनी। राइट। हिज फोकस इज ओनली ऑन कंट्रीब्यूशन। और ये चीज़ मेरे को लगता है कि 8-10 साल या उससे पहले से ये चीज़ चलते आ रही है। राइट। और जब उन्होंने शुरू किया होगा तो ऐसा नहीं था कि वो इतना बना रहे होंगे। राइट। बट उस समय भी एक इंटेंशन थी, फोकस पैसे पे नहीं था, वैल्यू देने पे था। वैल्यू देने पे था। वैल्यू देते रहे। एक चीज जो वो निरंतर या किसी भी कोच को या किसी भी पर्सन को करते रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ लर्निंग। राइट। नाउ जो एक वो उस ग्रुप का हिस्सा हैं नाउ, जिसमें रसेल ब्रैंसन उनकी मेंटरिंग कर रहे हैं, द मेंटरिंग इज वर्थ ₹2.5 CR। तो मितेश खत्री ने रसेल ब्रैंसन के मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए 2.5 CR इन्वेस्ट किया। राइट। तो आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मास्टरमाइंड ऑफ नो किसी और कोच के। तो मास्टरमाइंड ग्रुप का इंटेंशन क्या है? मास्टरमाइंड ग्रुप में वैसे लोग हैं जो लाइफ में अच्छा बना रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर इन द लॉबी ऑफ, व्हेन यू आर इन द मतलब आप कनेक्शन विद द पीपल हु आर मेकिंग गुड मनी, हु आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, तो उनकी संगत से आपको भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, रिजल्ट्स मिलता है। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कोचेस हैं, या मैं हो गया या मितेश भाई हो गए, कोई भी हो गए, ये एक ऐसी संगत में है जहाँ पे इनको पॉजिटिव मिल रहा है, तब ये पॉजिटिव डिलीवर कर पा रहे हैं। ये हम सबको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो शिव, अब तो आप एक TEDx स्पीकर हैं, शानदार सेल्स कोच हैं, और आपकी एक बुक भी है। राइट सर। तो मैं चाहूँगा पहले तो वो बुक कहाँ है? हाँ, ये मैंने खास तौर पे अच्छा, आपके ये लिए ये कॉपी लाई थी। बिलियनियर की तरह बेचें, सेल इट लाइक अ बिलियनियर। बिलियनियर की तरह बेचें। बहुत बढ़िया। बातचीत से बिक्री तक टॉप 1% लोग कैसे बेचते और जीतते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब मेरा इस पे ही है। राइट सर। हमारे देश में खास तौर से इवन जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को सेल्स सीखनी पड़ेगी। ये एक आम जन धारणा है कि लोग सेल्स को एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं देखते, या मैं कहता हूं कि सेल्स से लोग डरते हैं। जबकि आज इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बहुत सारे सेल्स कोचेस की जरूरत है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी एक संकल्प लेना चाहिए कि इतने सेल्स कोचेस आप बनाएंगे, आपके माध्यम से, आपके इंस्टीट्यूट से वो आगे निकलेंगे, बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस किताब के बारे में और सेल्स के बारे में कुछ शब्द आप बताएं मुझे। डॉक्टर साहब, सेल्स एक ऐसा विषय है कि अगर किसी ने सेल्स
स्किल को, उसमें महारत हासिल कर ली, तो मैं बोलता हूँ कि लाइफ में वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमको सेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्स एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है जहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर किसी का वेलकम है। एक पढ़ा लिखा इंसान भी सेल्स में आके अपना करियर बना सकता है, एक कम पढ़ा व्यक्ति भी सेल्स में आके अपना करियर बना सकता है। लेकिन सेल्स के साथ विडंबना सबसे बड़ी ये रही कि ज़्यादा लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे, उनको इस इंडस्ट्री में आए सेल्स के अंदर में, और जब वो सेल्स में विफल हुए, जब उनको सेल्स में रिजेक्शन मिला, तो उनको उनके सीनियर्स के द्वारा केवल मोटिवेशन मिला इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन। राइट। नाउ एडुकेशन के और डायरेक्शन के बजाय उनको केवल बोल दिया गया, अरे रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आई डू अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो टेल इट टू पीपल, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ बिजनेस। केवल इतना समझा के और बता के मत भेज दो, यहाँ पे करेक्शन करवाना भी ज़रूरी है। नो, तो मैं बोलता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है दूसरे प्रोस्पेक्ट के जाने के पहले। मतलब अगर आपको कहीं रिजेक्शन मिल रहा है किसी प्रोस्पेक्ट से, तो यहाँ पे बीच में आप रुकिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए बिफोर गोइंग टू समवन एल्स। ये प्रोसेस यहाँ पर मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पर एडुकेशन, नो, सेल्स की प्रॉपर एडुकेशन हमारे इंडियन कल्चर के अंदर में नहीं है, नो, जबकि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे ना थोड़ा सा विभिन्न विचार रखता हूँ जी। क्योंकि एक वर्ड है सनातन इकोनॉमिक्स। ओके। और सनातन इकोनॉमिक्स को आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारतीय है, तो उसमें हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर था। अगर आप जो नौकरी वाला माइंडसेट आया, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर था। अगर आप देखें तो भारतीय के दिमाग में था कि बेचना है, ठीक है। Right. तो वो सेल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली देखिए हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और उसमें शुरू से ही है। अब इस पे थोड़ा सा विचार आप बताएं। नहीं, व्हाट यू आर सेइंग आई टोटली एग्री विद दैट। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करूं, तो वेस्टर्न फिलॉसफी ने जॉब कल्चर को प्रमोट करने के लिए पहले एडुकेशन पर अपना सेंध लगाया, क्योंकि बिना एडुकेशन पे सेंध लगाए वो ये जॉब कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते थे। तो पहले हमारी एडुकेशन को बोल सकते हैं करप्ट किया गया, नष्ट किया गया, करप्ट नहीं किया गया, नष्ट किया गया। और फिर एक ऐसी विचारधारा डाली गई कि कि लोग जब जॉब को स्वाभिमान से जोड़ दिया गया, तो जो जॉब करता है वो बढ़िया है। अब लेकिन लोग जागृत हो रहे हैं। नाउ स्टार्टअप इंडिया हैज टेकन अ न्यू टर्न, लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। सो दिस इज अ न्यू कल्चर, दिस इज अ न्यू इंडिया, विच इज एक्चुअली, जो आप कह रहे हैं कि वो सनातन और पुरानी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सनातन इकोनॉमिक्स के हिसाब से देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो लोगों को सेल्स सिखानी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को सेल्स सिखानी पड़ेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, भले ही उनका फंक्शन जो है वो सेल्स नहीं हो, फिर भी उन्हें सेल्स आनी चाहिए। राइट। क्योंकि एक और समस्या है जिसका समाधान मैं आपसे चाहता हूँ। मैं कॉर्पोरेट में काम करता था और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, परंतु वो डरे हुए हैं क्योंकि 45 प्लस अब एज ब्रैकेट है जिसमें मैं पहुंच चुका हूं, और उसके बाद कॉर्पोरेट में पिंक स्लिप मिल रही है, थैंक यू वेरी मच, कभी भी हो जाता है 3 महीने की सैलरी के साथ, और कभी कभी तो 3 महीने की सैलरी भी नहीं मिल रही। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं उस बात पे आना चाहूँगा जिस पे आपने बहुत अधिक फोकस किया कि सेल्स सबको सीखनी चाहिए। अब सेल्स से लोग डरते क्यों हैं? नाउ, क्योंकि सेल्स का एक ऐसा परसेप्शन लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि आपको लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द वन रीज़न कि लोग सेल्स पीपल को अवॉइड करते हैं, एक मास, और जनरली कोई सेल्स में जाना नहीं चाहता है बिकॉज मैं सेल्स में जाऊंगा तो मुझे लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये मनोधारणा को चेंज करने के लिए पहले सेल्स को समझना पड़ेगा कि सेल्स है क्या। तो सेल्स कन्विंस करने का काम नहीं है, कन्विक्शन के साथ करने का काम है।
दूसरी बात आती है कि सेल्स कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो मैं इस पे कहता हूं कि हर कोई, फ्रॉम अ बेगर टू अ बिलियनर, एवरीवन इज सेलिंग। एक भिखारी नो आपके सामने जीन्स टी शर्ट और गॉगल्स लगा के आ जाए और बोले अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो क्या आप उसको 1 रुपया दोगे? नहीं। उसको 1 रुपया भी कब मिलेगा? जब उसका कपड़ा फटेला होगा, जब उसका चेहरा थकेला होगा। उसको भी अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, विद डू रिस्पेक्ट टू द नीडी वंस। लेकिन एक भिखारी जिसको पैसा लेना है, उसको यह भी पता है कि मेरे को कौन सी लाइन किसको कब बोलनी है। मंदिर के बाहर जैसे ही वो एक जोड़े को देखता है नो, एक युवक को और एक युवती को, तो वो क्या बोलता है? जोड़ा बना रहे। अरे लड़का तो अभी प्रपोज भी नहीं कर पाया था, भिखारी ने बोल दिया जोड़ा बना रहे, तो लड़के तो गदगद हो गया, उसने सीधा 50 रुपया निकाल कर दे दिया। सो अ बेगर इज ऑल्सो नो कि मेरे को पैसा कब मिलेगा। छोटे से बच्चे को पता होता है, Exactly. दूध मुंह में बच्चे को पता होता है एग्जैक्टली कि दूध कैसे मांगना है, कितनी तेज रोना है। मैं साहब बोलता हूँ, हमारा प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, वो भी तो बेच रहे हैं। ही इज अ वंडरफुल सेल्समैन। कल वो जापान में थे, फिर न्यूज़ आती है कि वो जापान के डेलीगेट के साथ बैठे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, अब जापान से ये इंपोर्ट होगा, जापान को ये एक्सपोर्ट होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बेच के आ गए, खरीद के आ गए। तो अगर बेचना खरीदना इतना बुरा है, तो क्या बिना खरीदे आपका जीवन चल पाएगा? आप भी तो राशन खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, दवाई खरीदते हो। तो अगर आप खरीदे बिना काम चल सकता है? नहीं चल सकता। और अगर उसको कोई बेचे ना, तो फिर जीवन कैसा होगा? तो बेचने और खरीदने के बीच में तो पूरी इकोनॉमिक्स और पूरी कंट्री और पूरा विश्व चल रहा है, तो बेचना खराब क्यों है? प्रॉब्लम यहां पर है कि जब कोई व्यक्ति आपके दरवाजे के सामने आपके पास कोई चीज लेके आ जाता है, तो आप उसको बिना सुने बोलते हो कि भाई साहब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके दरवाजे के सामने आकर आपको बेच रहा है। फॉर इंस्टेंस, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो, ऑटो वाले, टैक्सी वाले आपको बोलते हैं टैक्सी चाहिए, आपको टैक्सी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी, हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं 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 चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे आ रहा है। अब अगर वो पीछे ना आए, 2 कदम आगे चल के आप टैक्सी वाले के पास ही तो जाओगे, आप ऑटो वाले के पास ही तो जाओगे। तो जो लोगों को बेचना है सही तरीके से, इसको सीखना है, तो यू नीड पोजीशनिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, कि यू डोंट हैव टू सेल, यू हैव टू मेक पीपल बाय फ्रॉम यू। और बाय कराने के लिए यू नीड टू बिकम अ ब्रांड। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी कि बिलियनेयर की तरह बेचें। बिलियनेयर कैसे बेच रहे हैं? नाउ दे आर डूइंग अट्रैक्शन मार्केटिंग, वो पुल कर रहे हैं कस्टमर्स को। मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं। मैं रांची जाता था, 2007 की बात बता रहा हूं, इंटरसिटी से, धनबाद से। बोकारो में एक चाय वाला आता था, एंड ही यूज्ड टू, घटिया से घटिया चाय वाला आ गया, खराब से खराब चाय वाला आ गया, एंड एवरीबडी इज लाइक, अरे घटिया चाय कौन बेच रहा है? एंड यू नो व्हाट डॉक्टर साहब, उसकी वर्ल्ड्स बेस्ट चाय रहती थी। 2007 में वो 10 रुपए की चाय बेचता था, अदरक इलायची वाली, और लोग इंतजार करते थे कि घटिया चाय वाला आएगा तो उससे चाय पियेंगे। तो व्हाट इज दैट? ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरे को लोगों का अगर अटेंशन चाहिए, तो मुझे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा यूनिक करना पड़ेगा। राइट। तो यू नीड टू शाउट आउट टू स्टैंड आउट। आजकल तो बिलियनियर्स भी रील बना रहे हैं, शार्क टैंक के शार्क जो हैं वो रील्स में आते हैं। बिकॉज दिस सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एवरीवन। पहले आपको क्या करना पड़ता था? आपको होर्डिंग्स में अपना ऐड देना है, प्रिंट मीडिया में ऐड देना है, टीवी मीडिया में ऐड देना है, पैसे खर्चने हैं, तब आप लोगों तक पहुंचेंगे। बट टुडे यू हैव अ टूल कॉल्ड सोशल मीडिया, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, घर पे बैठे बैठे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ सेल फोन एंड इंटरनेट। सो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आज हर कोई अपनी बात मासेस तक पहुंचा सकता है। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट को केवल कंज्यूम करते ना रह जाएं, कंटेंट क्रिएट करना चालू करें। राइट। अब इस पे एक लास्ट, हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, और क्योंकि आपसे बात करने में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। राइट। ठीक है, और सेल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़।
द वे अहेड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप 2030 तक सेल्स ऑटोमेशन में किस तरह से मानते हैं कि आगे इंडस्ट्री चलेगी? जो यूथ आ रहा है उसे क्या क्या सीखना चाहिए? सी AI इज समथिंग जिससे AI से लोग इतना डर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं लोगों को कहूँगा कि AI डरने वाली चीज़ नहीं है, बट हाँ, अगर आप AI सीखेंगे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करना है अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, ये नहीं सीखेंगे तो हाँ, यू नीड टू हैव दैट फियर कि आप कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगर मैं सेल्स ऑटोमेशन की बात करूं तो आजकल तो यू हैव आर्टिफिशियल रोबोट्स जो आपके बिहाफ में सेल्स कॉल्स कर देते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब आप उस रोबोट को जितना अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट देके तैयार कर पाएंगे वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। It is one of the example, but you can take many other helps as well in the form of आपको content creation में help चाहिए या content create करने में या फिर lead generation में no, तो लेकिन you need to understand ये blessings आपके लिए तभी काम करेगी जब आप इससे डरना बंद करेंगे। तो माई मैसेजेस कि डरना बंद कर दीजिए और सीखना शुरू कर दीजिए। AI को दोस्त बना लीजिए। AI को दोस्त बना लीजिए। AI आपके लिए एक ऐसे पर्सनल असिस्टेंट का काम कर सकता है जो आपके लिए हमेशा 24/7 खड़ा रहेगा। एक मनुष्य थक जाएगा, वो 8 घंटे 10 घंटे आपके लिए ड्यूटी करेगा, लेकिन AI आपके लिए 24/7 मौजूद रहेगा। बहुत बढ़िया। बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वो AI है और वो ह्यूमन से ज़्यादा तेज नहीं है, तो इतना भी ज़्यादा डिपेंड नहीं हो जाना है कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाए या मर जाए। वंडरफुल वंडरफुल। तो शिव, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय में खास तौर से आपकी प्रसिद्धि का ग्राफ लगातार यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है और आप बहुत सारे पॉडकास्ट में नज़र आने वाले हैं। मुझे ऐसा मतलब बिल्कुल मेरा विज़न क्लियर है। तो लेकिन अभी आप शुरुआत में हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे पॉडकास्ट को देखा है आपने? हाँ, डेफिनेटली मैं फॉलो कैसा करता है, हूँ क्या है, आपके पॉडकास्ट। ईमानदार फीडबैक, सो दैट हमें भी आगे बढ़ने में, कंट्रीब्यूट करने में कुछ हेल्प मिले। द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस टॉक विद आशीष रोहतगी पॉडकास्ट का है कि ये बहुत रॉ है ना, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये मतलब इसको बोलते हैं ना कि पीपल यूज इट फॉर लाइक ब्रांडिंग, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव टच दे दिया जाता है, बट यू केप्ट इट वेरी रॉ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पॉडकास्ट। और कई बार क्या होता है कि हम होस्ट को देखते हैं कि कुछ डिसएग्रीमेंट वाली बात होती है, बट ही हैज़ टू एग्री नो बिकॉज आवर गेस्ट है, बट यू नेवर हेजिटेट टू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी रेयर एंड विच इज़ योर USP। तो डॉक्टर साहब, मैं कहूँगा कि ये जो USP है आपका, इसको हमेशा बरकरार रखिए। थैंक यू। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वेरी पॉडकास्ट तो बिजनेस। दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आप दर्शकों के लिए मैसेज दे दें। डॉक्टर साहब का जो पॉडकास्ट है बहुत विभिन्न बातों को कवर करता है, एंड डॉक्टर साहब हिमसेल्फ इज़ अ मतलब ग्रेट कोच, ग्रेट मेंटोर टू थाउजेंड्स एंड मेनी पीपल। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट के चैनल को फॉलो करें और इनके पुराने पॉडकास्ट को भी देखें और अपना प्यार इस पॉडकास्ट को भी दें। थैंक यू शिव, थैंक यू वेरी मच। Thank you और so much. मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ हमारी बातें हुई हैं, लेकिन ये बातें कंटिन्यू रहनी चाहिए। हमारी बातें अधूरी रहेगी तो हम एक और पॉडकास्ट में अपनी बातें को और कंटिन्यू पॉडकास्ट करेंगे। में जहाँ पे हम आराम से बैठ के और थोड़ा ज़्यादा समय लेके कुछ बातें करें। राइट, डेफिनेटली लुकिंग ठीक है, फॉरवर्ड। thank you very much, थैंक यू thank सो you. मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनका नाम भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।